ईरान ने जो कहा वो किया। खामनेई ने अपनी शहादत से पहले कहा था कि अगर अब हम पर हमला हुआ तो इजराइल नक्शे से खत्म हो जाएगा। और सोचिए, शायद ही दुनिया में कोई ऐसा उदाहरण हो, शायद ही दुनिया में कोई ऐसा नज़ीर हो। ईरान जो अपनी रक्षा के लिए अमेरिका से लड़ रहा है, वहीं ईरान ने जो कहा वो किया। उसने कहा था कि मैं लेबनान को और यमन को या फिलिस्तीन को अकेले नहीं छोड़ूंगा। सोचिए, वादे का पक्का अगर कोई देश है तो वो ईरान है। जैसे ही इजराइल ने लेबनान पर बराबर हमला शुरू किया, बड़ा हमला शुरू किया, ईरान ने बगैर अपनी चिंता किए हुए कि हमारा क्या होगा, उसने लेबनान के बचाने के लिए इजराइल पर हमला कर दिया। इस बार ईरान ने आर या पार का ऐसा हमला किया है जिसे इजरायली कभी भूल नहीं पाएंगे। 6 शहरों से बैलिस्टिक मिसाइल दागे जा रहे हैं। ईरान की राजधानी तेल अवीव सुरक्षित नहीं है। खाड़ी देशों में रडार को एक्टिव कर दिया गया, उसके बावजूद ईरान के मिसाइल्स जो हैं, बैलिस्टिक मिसाइल हैं, वो सीधे सीधे इजराइल पर गिर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध से पल्ला झाड़ लिया है। वो कह रहा है कि ईरान और इजराइल दोनों वॉर को तुरंत बंद करे और बातचीत के टेबल पर आए। दरअसल ये सब ड्रामा भी हो सकता है, या हो सकता है कि अमेरिका इस युद्ध से पीछे हट गया हो और ईरान को उसके हालत पर छोड़ दिया है। लेकिन अब ईरान इस बार चुप नहीं रहने वाला। उसने कहा था पहले भी कि शुरुआत इजराइल ने किया था, खत्म ईरान करेगा। बाद में अमेरिका ने खुद पाकिस्तान से मध्यस्थता करवाई, तब जाकर ईरान ने सीज फायर के लिए तैयारी हामी भरी। लेकिन अभी भी कोई पक्का समझौता नहीं हुआ है और होर्मुज पूरी तरह से बंद है। दरअसल ईरान चाहता है कि तब तक होर्मुज नहीं खुलेगा जब तक अमेरिका उसे $400 बिलियन का हर्जाना नहीं देता है। पहले $300 बिलियन की बात थी, अब वो कह रहा है कि $400 बिलियन का हर्जाना दो। वहीं इजराइल के बारे में ये साफ है, बेंजामिन नेतन्याहू ये शख्स भ्रष्टाचार के आरोप में फंसा हुआ है। ये तभी तक इजराइल का प्रधानमंत्री रहेगा जब तक ये युद्ध में शामिल है। जैसे इसके देश में युद्ध खत्म होगा, जैसे ही वहाँ से इमरजेंसी खत्म होगी, इस शख्स को भ्रष्टाचार के आरोप में सुनवाई झेलना पड़ेगा। तो सोचिए, इस एक शख्स ने, बेंजामिन नेतन्याहू ने पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था को चौपट कर रखा है। इसी एक शख्स के जिद की वजह से ये सारा युद्ध और बखेरा खड़ा हुआ है। पहले इस शख्स ने फिलिस्तीन पर हमला किया, जो एक गरीब देश था, लाचार देश था, बेबस देश था। इसको लगा कि जब फिलिस्तीन को हरा चुके हैं तो हम ईरान पर भी कब्जा कर लेंगे। ईरान पर लगभग 40% तेल संपत्ति है। लेकिन सोचिए, अगर इजराइल के बस में ईरान को हराना होता तो ये अमेरिका को साथ नहीं लेता। इसने अमेरिका को प्रोवोक किया, कहा कि चलिए मिलकर ईरान पर कब्जा करते हैं और ग्रेटर इजराइल बनाएंगे, आप तेल का कुआं ले जाइएगा। लेकिन सारे अरमान धरे के धरे रह गए। 28 फरवरी से शुरू हुए युद्ध में लगभग आज 100 दिन होने वाला। ईरान पर तो कब्जा नहीं हुआ, अमेरिका की सारी औकात सतह पर आ गई है। अमेरिका की सारी हकीकत सामने आ गई है और अमेरिका ने लगभग इस युद्ध से किनारा कर लिया है। उसकी कोशिश है कि ये प्रॉक्सी वॉर लड़ा जाए, मतलब वो इजराइल को मदद करता रहे, इजराइल लड़ता रहे। लेकिन सोचिए, जो अमेरिका, जिसके लगभग 120 सैनिक अड्डे खाड़ी देशों में थे, 12 देशों में, जिसके पास F-35 एस्पिरिट 2 बॉम्बर 18-16 तमाम हथियार थे, जिसके पास आयरन थार्ड था, जिसके पास पैट्रियोट मिसाइल थे, वो जब ईरान से नहीं लड़ पाया तो इजराइल की क्या हैसियत है? इजराइल कब तक ईरान के सामने अकेले टिक पाएगा? वहीं ईरान की मुश्किलें और बढ़ सकती थी अगर खाड़ी देशों ने हमला किया होता। लेकिन सोचिए, इतने दिनों बाद भी किसी भी खाड़ी देश ने ईरान पर हमले का ऐलान नहीं किया। इसका मतलब साफ है कि खाड़ी देश नहीं चाहते हैं कि इजराइल के खिलाफ ईरान को कमज़ोर किया जाए। वही अमेरिका ने शुरुआत में कोशिश की कि अब्राहम एकॉर्ड पर दस्तखत करवाया जाए। इजराइल को बचाने की एक अंतिम कोशिश अमेरिका कर चुका है। उसने तमाम खाड़ी देशों से कहा, मुस्लिम देशों से कहा कि अब्राहम एकॉर्ड पर दस्तखत करो और इजराइल को मान्यता दे दो। लेकिन तमाम देशों ने साफ साफ मना कर दिया कि हम इजराइल को मान्यता नहीं देंगे। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका अपनी जान छुड़ाकर पीछे जा चुका है और असली खेल अब इजराइल के खिलाफ होगा। जो खामनेई ने कहा था उस शहादत की बदला वो लेगा और अंत में ये बात साबित हो जाएगा कि इजराइल को वो कीमत चुकानी पड़ी है जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। अगर बात ईरान और इजराइल की ताकत की हो तो ईरान अब बहुत आगे निकल चुका है
और इजराइल की ताकत धरी की धरी रह गई है। वही सबसे बड़ी विडंबना है, अमेरिका हथियारों की सप्लाई कैसे करेगा। यमन के लड़ाके हूती ने लाल सागर को पूरी तरह से ठप कर दिया है। यही वो रास्ता अल-मंदेब का जो यूरोप से हथियार लेकर, अमेरिका से हथियार लेकर इजराइल पहुंचाया जा सकता है, तो वो रास्ता बंद है। होर्मुज स्ट्रीट बंद है, जहां से इजराइल अमेरिका को एक बूंद तेल नहीं मिल सकता है। तो सवाल है कि ये लड़ेंगे कैसे। अब तक ईरान ने अमेरिका के 120 सैनिक ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है जो खाड़ी देश में थे। कोई भी जेट उसका सुरक्षित नहीं है, 50 से ज़्यादा जेट गिरे हैं। पूरी तरह से ईरान का एयर स्पेस पर उसका कंट्रोल है। साथ ही कोई भी युद्धपोत अब होर्मुज के आसपास नहीं आ सकता है। इसका मतलब साफ है कि इजराइल, बेंजामिन नेतन्याहू ये जानते हुए कि उसकी दुर्गति होनी है, वो अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए लगातार देश को युद्ध में धकेल रहा है और वो कोशिश करेगा कि इसी तरह की छिटपुट बमबारी लगातार होती रहे ताकि उसकी सत्ता बची रहे। सोचिए, राष्ट्रवाद के नाम पर इजराइल के लोगों को किस तरह से इस शख्स ने बंकर में घुसा दिया है। 50 लाख की आबादी जो है बंकरों में रहने के लिए मजबूर है, लेकिन ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ईरान एक निडर और विजेता देश की तरह उभरा है। सोचिए, ईरान ने 45 साल से प्रतिबंध झेले हैं। ईरान ने वो सब देख चुका है जो उसे देखना था। वो इस युद्ध से अब डर नहीं लग रहा है। ईरान एक मजबूत और ताकतवर देश के तौर पर उभर रहा है और इसीलिए अब साफ लग रहा है कि इजराइल का देर सवेर खात्मा होगा। सवाल है कि अब ईरान अकेले नहीं लड़ रहा है इजराइल से। इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के लड़ाके हमास भी लड़ रहा है, यमन का लड़ाका हूती भी लड़ रहा है और लेबनान का लड़ाका हिजबुल्लाह भी लड़ रहा है। ईरान अब हथियारों की कमी से नहीं जूझ रहा है, उसके साथ रूस और चीन और साथ में नॉर्थ कोरिया भी उसके साथ खड़ा है। तो अगर आप स्ट्रैटेजिक रूप से देखें तो ईरान का पलड़ा बहुत भारी है। अब तक अमेरिका के साथ खड़ा होने कोई नहीं आया है, अमेरिका अकेले लड़ रहा है। नेटो हो, खाड़ी देश हो या फिर यूरोप हो या फिर लैटिन अमेरिकी देश हो, इन सब ने अमेरिका का साथ छोड़ दिया है। उसके सबसे बड़े पार्टनर्स जर्मनी हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, इस सब ने उसका साथ छोड़ दिया है। इसका मतलब है कि इस युद्ध में अमेरिका अलग थलग पड़ गया था और इजराइल और ज़्यादा अलग थलग पड़ जाएगा, क्योंकि अब तक अमेरिका इस युद्ध में इन्वॉल्व था। लेकिन इस बार जो हमला हुआ है उसमें अमेरिका दूर जा चुका है। उसने कहा है कि हम इस हमले में शामिल नहीं होंगे। इसका मतलब है कि इसकी कीमत इजराइल को चुकानी पड़ेगी। सोचिए, समय बदलता है। जिस तरह से फिलिस्तीन को नेस्तनाबूद किया गया था, जिस तरह से फिलिस्तीन को पर बमबारी हुई थी, जिस तरह से फिलिस्तीन को मिट्टी में मिलाया गया था, अब वही वक्त आ गया है और अब ईरान के हमलों से इजराइल की वही हालत होने वाली है, क्योंकि चारों तरफ से इजराइल पर हमला होगा। इजराइल पर फिलिस्तीन के हमास भी हमला करेगा, लेबनान का हिजबुल्लाह भी हमला करेगा, यमन का हूती भी हमला करेगा और खुद बाकायदा ईरान 6 शहरों से, राजधानी तेल अवीव हो या हाइफा हो, सारे बड़े शहरों पर हमला कर रहा है। तो मैंने कहा था कि वो समय आएगा जब फिलिस्तीन पूरी तरह से आज़ाद होगा और वो समय आता हुआ दिख रहा है और इजराइल अब पहली बार पूरी तरह से फंस चुका है। लेकिन ईरान ने दोनों मोर्चों पर शिकंजा कस दिया है। एक तो वो होर्मुज पर पूरा कंट्रोल रख रहा है, अमेरिका का एक भी शिप नहीं जाने दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ उसने, यही मौका है उसके लिए कि इजराइल के खात्मे की वो प्लानिंग कर रहा है और इस प्लानिंग में उसके साथ हमास, हिजबुल्लाह और हूती के लड़ाके हैं। तो इजराइल पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है और आने वाले दिनों में इजराइल की मुश्किलें और बढ़ेंगी। तो सोचिए, एक सनकी राष्ट्रपति ने अपने पद बचाने के लिए राष्ट्रवाद के नाम पर पहले फिलिस्तीन में निर्दोष लोगों को मारा, दुनिया ने फिलिस्तीन इसीलिए इजराइल का साथ छोड़ा। बाद में उसने अमेरिका से मिलकर ईरान पर कब्जा करना चाहा। तो सोचिए, कभी कभी आपका आत्मविश्वास जो है वो खतरनाक हो जाता है, कभी कभी आपका लालच खतरनाक हो जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण कर लिया था। उसे लगा कि ईरान को 4-5 दिनों में निपटा देंगे, लेकिन 100 दिन हो चुके हैं, ईरान अभी भी वही है जहां था। अमेरिका छटपटा रहा है कि किसी तरह से सीज फायर हो जाए, होर्मुज के रास्ते खुल जाए और तेल आने जाने का उसका रास्ता खुल जाए। 2 महीने का समय लगेगा। अमेरिका में वो आर्थिक तंगी आने वाली है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी और अमेरिकन अब खुद ट्रंप के खिलाफ नाराज होने लगे हैं। एक यूरोप के और देश है अल्बानिया, वहां भी अमेरिका के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन शुरू हो गया है। तो सोचिए, पूरी दुनिया में अमेरिका अलग थलग पड़ रहा है, उसे इस बात का एहसास है और इसीलिए उसने अब इजराइल का साथ छोड़ दिया है। तो इस बार जो युद्ध शुरू हुआ है उसमें सिर्फ ईरान और इजराइल सामने है, वहीं हमास,
हिजबुल्लाह और हुती इन तीनों ने ऐलान किया है कि वो लगातार इस युद्ध में शामिल रहेंगे, लेकिन ईरान की नेक नीति और वादा जो उसने किया था वो पूरा कर रहा है। वो चाहता तो इस युद्ध से अलग हो सकता था, लेकिन उसने तय किया है कि लेबनान, फिलिस्तीन और यमन के लिए वो अंतिम समय तक लड़ेगा। और वो वक्त आ गया है जब ये चारों देश मिलकर इजराइल को सबक सिखाएंगे और फिलिस्तीन की आज़ादी को मुकम्मल करेंगे। सबसे बड़ी खबर है, हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। नेशनल दस्तक को अगर आप पसंद करते हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें अपनी राय भी ज़रूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।